हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और उसी मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ बातें करते हैं। अब आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में अपना एक और चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। तो अगर हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आइए आज मिलकर फिर हम आपके साथ एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसी मजे के साथ। बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आज के चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जरा चैप्टर के नाम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जो चैप्टर है आखिरकार वो हमें क्या बताना चाहता है। चैप्टर के नाम में हमें क्या पता चल रहा है कि हमसे किस बारे में वो बात करने वाला है। तो अगर आज हम इस चीज को समझें तो पहले देखो, पहला शब्द आपको दिया हुआ है पेयर। क्या दिया हुआ है? पेयर। अब पेयर को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो पेयर शब्द का हिंदी अर्थ होता है जोड़े। ठीक है, ये जोड़े ऊपर वाले बना के भेजते हैं। तो पेयर का जो हिंदी शब्द है वो है जोड़े। जोड़े मतलब का कि यहां जो भी काम होगा वो पेयर में होगा, कोई भी सिंगल काम नहीं होगा। मतलब जो भी आप करने जा रहे हो वो काम किस में होगा? पेयर में। यानी वो कोई एक नहीं होगा, वो जो भी वैल्यू होगी वो एक नहीं होगी, वो एक से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसे हटाओ। एक से ज्यादा कितनी? टू। यानी पेयर रिप्रेजेंट करता है कितनी चीजों को? टू। जैसे आप कह सकते हो पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या है कि शूज, जूते कितने हैं? दो जूते हैं ना, एक राइट लेग का और एक लेफ्ट लेग का। ठीक है, तो उन दोनों जूतों को मिला के एक जोड़ा कहा जाता है ना, जोड़े को ही पेयर कहते हो। तो यानी हर पेयर के अंदर कितने आते हैं? दो आते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पे जो वर्ड पेयर है उसका मतलब भी क्या है? टू। फिर आगे कहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकेंड वर्ड क्या दिया हुआ है? लीनियर इक्वेशंस। तो चैप्टर में जो वर्ड लीनियर इक्वेशन है, इस वर्ड का मतलब है यानी दोज इक्वेशंस whose डिग्री, या फिर डिग्री को मतलब क्या कहते हैं? पावर ऑफ वेरिएबल्स इज वन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सारी की सारी वो इक्वेशंस जिनमें इक्वेशन की जो पावर है, इक्वेशन की पावर कितनी होती है? वन। ऐसी जितनी भी इक्वेशंस आप पढ़ोगे जिसमें आपके वेरिएबल्स की पावर वन होगी, उन सारी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, ऐसी जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी जाती हैं वो सारी कैसी इक्वेशंस कहलाती हैं? लीनियर इक्वेशंस। अब यहां समझने वाली एक और बात है, देखो जरूरी बात है तो जरा ध्यान से समझना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि यहां लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि सारी की सारी वो इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? वन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं 3x+2। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए, अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो यहां जो x है उसकी पावर क्या है? वन है। यहां जो x है उसकी पावर क्या है? वन। तो जिस जिस केस में वेरिएबल की पावर वन होती है, ऐसे जितने भी केस होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर आपकी वन बनती है, ऐसी सारी की सारी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ऐसी सारी की सारी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? लीनियर इक्वेशंस। अब आगे कहा है चैप्टर ने लीनियर इक्वेशंस के बाद टू वेरिएबल्स। क्या कहा है? टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो मिनिमम कितने वेरिएबल्स लेकर चलेंगे? दो। मिनिमम कितने वेरिएबल्स लेकर चलेंगे? दो। उन दो वेरिएबल्स को क्या क्या हो सकते हैं? वो दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y। यानी जो भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, वो एक वेरिएबल की नहीं होगी,
वो लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल की होगी? 2 वेरिएबल की। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जो भी इक्वेशन होगी वो ऐसे होगी जैसे x प्लस वाई। अगर आप इस x प्लस वाई को देखो तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। क्योंकि दोनों की पावर 1 है, क्योंकि दोनों की पावर क्या है? 1। दोनों की पावर 1 होने की वजह से ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर 1 हो लेकिन उसमें वेरिएबल कितने हो? 2। जिनकी पावर 1 हो उसमें वेरिएबल कितने हो? 2। ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर 1 है वेरिएबल 2 है, उनके जोड़े, उनके जोड़े मतलब ऐसी भी एक नहीं, ऐसी भी 2 इक्वेशंस। जैसे आप कह सकते हो एक आपकी x प्लस वाई हो गई, दूसरी आप 3x प्लस 2y ले लो, तो आप देखोगे अब ये एक पेयर हो गया। 2 इक्वेशंस को मिलाकर क्या बनता है? एक पेयर। तो अब क्या कह सकते हो कि ये एक क्या हो गया? पेयर हो गया। तो मतलब चैप्टर कहना क्या चाहता है, चैप्टर हमें क्या समझाना चाहता है? तो चैप्टर हमें ये बात समझाना चाहता है कि आप पढ़ने वाले हो कम से कम 2 इक्वेशंस को एक साथ। कम से कम कितनी इक्वेशंस एक साथ पढ़ोगे आप? 2। उन 2 इक्वेशंस, जो दोनों इक्वेशंस होंगी वो लीनियर होंगी, यानी हर बार वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1। और यहां वेरिएबल कितने होंगे? 2। यानी 2 इक्वेशंस पढ़ोगे, दो दो वेरिएबल्स की, और सबकी पावर क्या होगी? 1। ये चैप्टर आपको समझाना चाहता है, ये चैप्टर का शब्द, चैप्टर का नेम आपको बता रहा है कि आप चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो देख लो, एक चैप्टर के नाम ने ही इतनी चीजें बता दी भैया, चैप्टर के नेम में ही इतनी बातें हैं कि अगर आप उसे एक पॉइंट टू पॉइंट समझने जाओ तो वो पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर देगा कि आप चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो आई बात समझ? तो बिड़ू लोग, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो चले आगे हैं। तो हमने अब चैप्टर में तो समझ लिया कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। अब इसी का इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आपको ये चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। जैसे उसने वर्ड प्रॉब्लम बना भी रखी है। अखिल वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वेंट टू एंजॉय राइड्स ऑन जायंट व्हील एंड प्ले होपला, अ गेम विच थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स। ठीक है, ज्यादातर आपने मेलों में देखा होगा, वो रिंग होती है, रिंग को जिस आइटम पे फेंक देंगे तो रिंग के अंदर जो भी आइटम आ जाएगा वो आपका हो जाएगा। उसी गेम को क्या कहते हैं? होपला। उसी गेम को क्या कहा गया है? होपला। ठीक है, तो होपला गेम है। उसने कहा कीप इट इन अ स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ साइड राइट्स। ठीक है, यानी कुल मिला के वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में भी क्वेश्चन को दिया जा सकता है। वर्ड प्रॉब्लम से पहले बिना वर्ड प्रॉब्लम का तो सीख लो, ठीक है, तभी तो वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई तो आगे चलते हैं जरा। चलो आगे देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो ये आपको ऐसी फिगर बना के समझा रखा है। चैप्टर की स्टार्टिंग, चैप्टर की स्टार्टिंग है टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी आपको अगर लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया जाए और उस पेयर से आपको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन मांगा जाए, उस इक्वेशन का क्या मांगा जाए? सॉल्यूशन। तब आप उसे ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं। चलो जी, आज की क्लास यहां से शुरू है। चलो, मतलब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? तो हमारी स्टार्टिंग होगी, हमारी स्टार्टिंग होगी टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। यानी हमारी टॉपिक की स्टार्टिंग होगी किससे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। यानी आपको कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपको उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से आप उस इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हो, किस तरीके से ये समझ सकते हो कि कैसे आप उसके ग्राफ को बनाया जाएगा, कैसे उसे ड्रॉ किया जाएगा, उस मेथड को स्टडी करना ही कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन की ग्राफ पर स्टडी। शॉर्ट में कहें तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की ग्राफ पर स्टडी। उसके लिए चलो मैं फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन मान लेता हूं। जैसे मेरे दिमाग में एक इक्वेशन आई 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ऐसी मेरे दिमाग में नॉर्मली एक इक्वेशन आई कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अगर मुझे इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ग्राफ पर शो करना है, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूं, ये मेरे दिमाग में आया। तो मैंने कहा जी चलो सही बात है, कैसे किया जा सकता है ये तो पता होना चाहिए। तो हमने जल्दी जल्दी क्या करा, इसे पढ़ना शुरू करा। अगर मैं इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ग्राफ पे चाहिए होते हैं मुझे, ग्राफ पे जरूरत होती है कोऑर्डिनेट्स की। ग्राफ पे किसकी जरूरत होती है, कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे, और मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दो। तो यानी अगर मैं इसे ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, तो मुझे यहां पे मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, दो। तो आओ देखते हैं हम उन कोऑर्डिनेट्स को कैसे पा सकते हैं। जैसे ही आपको इक्वेशन मिल जाए, आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको पुट करनी है एक्स की वैल्यू। आपने इक्वेशन में एक्स की वैल्यू सपोज क्या रखी, जीरो। सपोज आपने इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को क्या रखा, जीरो। तो अगर आप एक्स की वैल्यू को जीरो रखते हैं तो ये रही हमारी इक्वेशन। यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो रख के देखो, 3 × 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। 3 × 0 तो जीरो हो गया, तो 2y इक्वल्स टू 6। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, मतलब इसे कैंसिल किया जा सकता है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3। y की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो जहां मेरे x की वैल्यू जीरो है, उस वक्त पे y की वैल्यू क्या है, 3। तो इसे अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू। तो मतलब मेरा पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 0, 3। तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या बन के तैयार हो जाएगा, 0, 3। जैसे आपने एक बार x को जीरो रखा, उसी तरीके से आप एक बार y को जीरो रखेंगे। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप दूसरी वैल्यू x की नहीं रख सकते। आप चाहो तो x की दूसरी वैल्यू रख लो, x को 1 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख लो। चाहो तो y की कोई और वैल्यू रख लो। मतलब ये फिक्स नहीं है कि आप 0 0 ही रखो। आप चाहे x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, चाहे y की कोई भी वैल्यू। हमें तो बस दो कोऑर्डिनेट से मतलब है, दो कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए मिनिमम हमको, अगर हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं जनरली 0 0 इसलिए लेता हूं कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या पड़े, आसान। बाकी अगर आप, भाई आप होशियार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तेज हैं, आप कैलकुलेशन आसान नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिएगा, तो मैंने फिर से क्या करा, मैंने एक और कोऑर्डिनेट पाने के लिए पहले एक्स की जीरो रखी थी, इस बार किसकी जीरो रख ली, वाई की। तो अगर इस बार मैं वाई की वैल्यू जीरो रख सकता हूं, तो मुझे समझ आया कि 3x तो ऐसे ही रहा, लेकिन वाई को मैंने जीरो रख लिया। अब वाई जीरो रखने से 3x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यहां 3 से आप 6 को काट सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। और अभी अभी मैंने आपको समझाया कोऑर्डिनेट्स में x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं और y वाली वैल्यू बाद में। तो मेरे दो कोऑर्डिनेट्स बनके तैयार हो गए। एक कोऑर्डिनेट 0, 3 है, एक कोऑर्डिनेट 2, 0 है। तो मतलब मेरे जो दो कोऑर्डिनेट बने वो बने 0, 3 और 2, 0। अब मैं जरा इसे ग्राफ पे देख लेता हूं कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। देखो, अब आप सब जानते हो ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। इस तरीके से ही तो बनाते हैं आप। कार्टेशियन प्लेन हो गया आपका, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अच्छा सा नहीं लग रहा ना, चलो बेहतरीन तरीके से बनाते हैं इस बार। चलो, हम्म, अब सही लगेगा। हमने क्वाड्रेंट्स बनाए, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस।
अब इस पे वैल्यूज मार्क की 1 2 3 4, इधर वैल्यूज मार्क की 1 2 3 4, इधर मार्क की -1 -2, इधर मार्क की -1 -2। मैंने चारों तरफ क्या करा, अपने कार्टेशियन प्लेन के चारों तरफ पे वैल्यूज मार्क की, और वैल्यूज इस तरीके से मार्क की कि ताकि जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाए। अब मेरा जो पहला कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,3। 0,3 का मतलब है ऐसी जगह जहां x 0 हो और y 3। ओ एक्स एक्सिस होती है, वो क्या होती है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ये वाला जो पॉइंट है, वाई एक्सिस पर, ये वाला वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसमें एक्स वाली वैल्यू 0 होगी, और वाई वाली तो देखो मैंने 3 ही ली है, वाई वाली डिस्टेंस 3 ली है ना, 1 2 3। अब मेरा जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू 2 जाएगा लेकिन y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 2 जाएगा तो x की वैल्यू 2 कदम चलाई, 1 2, लेकिन y की 0 जा रहा है तो मतलब यही है, मतलब y की तरफ नहीं जा रहा तो मतलब यही है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,0। तो ये देख लो किस तरफ कितने कदम जा रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को ऐसे मार्क कर लो। अब आप इन दोनों को ज्वाइन करा लो। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करा लेते हैं ऐसे करके, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, अगर आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। और ये वही लाइन है जिसकी इक्वेशन आपने ली थी, 3x + 2y = 6। यानी इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए, इस तरीके से आप उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट, ग्राफ पर शो कर सकते हैं। तो मतलब आपको पहले दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और फिर आपको उन कोऑर्डिनेट्स को मार्क करके उन दोनों कोऑर्डिनेट्स से एक लाइन खींच लेनी है, दोनों से एक कॉमन लाइन, और वही आपकी इक्वेशन होगी उस लाइन की जो आपको दी हुई थी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। और बाकी कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करने के लिए, समझने के लिए, हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वहां से कुछ क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं, वहां से फिर समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आ गए थे चैप्टर 3 है ना, तो एक्सरसाइज 3.1 पर, वहां से हम उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलिए, अभी ये बहुत सारी चीजें आपको बतानी बाकी हैं, ये आपको धीरे धीरे बता देंगे, एक एक टॉपिक करके पढ़ाएंगे। हाँ, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट। अगर आप फर्स्ट पार्ट को पढ़ें तो दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट किया। फिर कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कह रहे हैं इन्हें फाइंड करो। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फिर कह रहे हैं उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली निकालो। पहले इक्वेशन को कैसे मार्क करो, पहले मतलब इसे इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन बना के उसे किस पर दिखाओ, ग्राफ पे। तो हमसे इक्वेशन जो मांग रहा है वो ग्राफ पर मांग रहा है, कोई नहीं, ग्राफ पे भी दिखा देंगे। फिलहाल इसको समझिए, वैसे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है तो इसको ग्राफ पे नहीं दिखाया जा पाएगा। ठीक है, तो बाकी और कोई इक्वेशन आएगी उसको ग्राफ पे दिखा देंगे, इसे तो यही समझ लो। देखो, देखो भाई,
कह रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मैंने क्या करा, लेट किया नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। मैंने मान लिया मैथमेटिक्स क्विज में जो बॉयज हैं वो कितने हैं, एक्स है। मतलब जो मैथमेटिक्स क्विज में बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्स बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब अगर नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी x+4। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि अगर बॉयज जितने भी हैं, जो गर्ल्स हैं वो उनसे 4 ज्यादा है, तो अगर मेरे पास बॉयज x हैं तो इसका मतलब मेरे पास गर्ल्स कितनी होंगी, x+4। ठीक है, बॉयज x हैं तो नॉर्मल सी बात है कि गर्ल्स कितनी होंगी, x+4। 4 ज्यादा को तो x+4 ही बोला जाएगा ना। अब टोटल स्टूडेंट कितने पार्ट कर रहे थे, 10। यानी क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल मिलाकर ये 10 है। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को मिलाकर टोटल क्या है, 10। नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स x+4 है, इनका टोटल 10 है। x+x 2x+4, प्लस का 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6 बचेगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो आपको पता चला नंबर ऑफ बॉयज 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है। मतलब जो 10 बच्चे पार्ट कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज आपके 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके कितनी है, 7। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पता कर सकते थे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, मैं आपको इसका क्यूआर कोड दे रहा हूं, आप उसे स्कैन कर लो। स्कैन करके ये जो आपको सॉल्यूशन है जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है वो आपको मिल जाएगा एज इट इज। ठीक है, आप गूगल पे इसे स्कैन कर सकते हैं। गूगल पे स्कैन करके आपको ये आंसर एज इट इज मिल जाएगा जैसे मैंने आपको ये सॉल्व कराया है, ताकि आप इसे फ्यूचर में आगे चल के पढ़ सकें, दोबारा कर सकें। आई होप इतना टाइम बहुत है, आपने स्कैन कर लिया होगा। चलो, स्कैन कर लिया तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। हाँ, इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफ पर, अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो बिल्कुल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से, फिर आगे चल के करेंगे उसको। तो क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर टोटल कितनी कॉस्ट करते हैं, 50 रुपए के पड़ते हैं, मतलब अगर हम उन्हें खरीदे तो। वही 7 पेंसिल और 5 पेन मिलके 46 रुपए के आते हैं। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताओ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट तो हमने कर ही लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट तो सॉल्व हो चुका। हम पार्ट सेकंड देखते हैं। हमने क्या माना, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज एक्स और द कॉस्ट ऑफ पेन्स बी रुपीज वाई। यानी हमने लेट कर लिया कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स है, और पेन की कॉस्ट कितनी है, वाई। पेंसिल की कॉस्ट एक्स है और पेन की कॉस्ट क्या है, वाई। अब केस 1 क्या कह रहा था, केस 1 कह रहा था कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन ले, 5 पेंसिल और 7 पेन, उनकी कॉस्ट 50 होगी। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x, जब एक पेंसिल रुपीज एक्स की है, रुपीज एक्स ईच, रुपीज वाई ईच, एक की कॉस्ट है। तो ये हो जाएगा 5x, पेंसिल की कॉस्ट 7y, और ये टोटल कितने रुपए के पड़ रहे हैं, 50।
वही केस 2 की बात करें तो केस 2 में उल्टा कर दिया, कह रहा है 7 पेंसिल 5 पेन 46 रुपए के। तो यानी इस तरीके से आप दोनों इक्वेशंस को बना सकते हैं। एक इक्वेशन बन रही है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 और एक बन रही है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो इस तरीके से आप दोनों इक्वेशंस को बना सकते हैं। अब कह रहा है इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफिकली भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब पहले कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए एक बार क्या कर लो, आप y को 0 रख लो। अगर आप y को 0 रखते हैं तो 5 से अगर 50 को काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। मैंने कहा x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में। अब आप कुछ और, अब मैंने आपको कहा था ना कंपलसरी नहीं है कि आप 0 0 रखें, ठीक है। आपने चलो y की वैल्यू 0 रख ली, आप x की कुछ और रखना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप x की कुछ और वैल्यू नहीं रख सकते, कुछ और भी रख सकते हो। जैसे मैं चलो मैं आपको दिखाने के लिए x की वैल्यू को 3 ले लेता हूं, x की वैल्यू को क्या ले लेता हूं, 3। तो अगर मैं x की वैल्यू को 3 लूंगा तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5 3 जा 15, प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, जो कि 35 बनेगा 35। 7 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो मतलब x वाला कोऑर्डिनेट पहले और y वाला कोऑर्डिनेट बाद में, तो यानी 3 कोमा 5। अब यहां मैंने x को 0 इसलिए नहीं लिया वरना आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था। फ्रैक्शन में आने से गलत कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है, लेकिन फिर वही है कि आपको ग्राफ पे मार्क करते वक्त थोड़ी दिक्कत ना हो, इसीलिए वैल्यू कुछ ऐसी लेना, x की या y की आप जो भी लो ऐसी लेना जिससे आंसर थोड़ा सा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स की फॉर्म में आए, इंटीजर्स की फॉर्म में आए मतलब में। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब x एक्सिस पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5। बाकी भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमें जिनकी जरूरत है हमने मेन मेन वो मार्क कर लिए, बाकी सबको देख लेना जैसे भी दिए। अब जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 10 10,0 आ रहा है। चलो अब इतना ज्यादा हम बना नहीं सकते, मैंने मान लिया यहाँ कहीं वैल्यू 10 आ रही होगी, यहाँ कहीं x की वैल्यू क्या आ रही होगी, 10। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को मैंने ले लिया 10,0। क्या ले लिया, उस कोने वाले कोऑर्डिनेट्स को ही 10,0। दूसरा कोऑर्डिनेट है कि x की वैल्यू तो 3 चले लेकिन y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू को 3 चलाओ, 1 2 3, फिर y की वैल्यू 5 चलाओ, 1 2 3 4 5, मतलब यहां ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 3,5। जो x की वैल्यू 3 चला और y की वैल्यू 5, इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करा दो। इन दोनों को ज्वाइन कराने पे जो लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी, आप बहुत सारी नहीं बनाना, एक लाइन बनेगी, वो तो मेरी थोड़ी तिरछी हो जाती है ना इसलिए बना रहा हूं। एक लाइन बन के आएगी, वही लाइन होगी किसकी, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 की। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको जरूरत है दो कोऑर्डिनेट्स निकालने की, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे रखो, ग्राफ पे रख के आप लाइन को ड्रॉ कर लो, मार्क कर लो, आपको वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी, ठीक। अब एक और इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 40। तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, आपको इसे चेक करना है, ग्राफ पर बनाना है, चेक नहीं करना, मतलब आपको इसे किस पे बनाना है, ग्राफ पर। तो मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सिखाया आज,
ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा, आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन साथ में मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया, ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं। तो इसे ईमानदारी से कर लेना। ठीक है, चलो अच्छा, इसका क्यूआर कोड शेयर कर देते हैं। हाँ, आप नोट्स की फॉर्म में रख लेंगे। तो ईमानदारी से करना है, कोई चीटिंग कोई बेईमानी नहीं करेगा। ठीक है, समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, खुद करके देखो सेम क्वेश्चन को जो मैंने कराया है, फिर आगे कर लो। तो ये आपको क्यूआर कोड है, गूगल पे स्कैन का ऑप्शन आता है, वहां से स्कैन करके आपको ये सारी इमेजेस मिल जाएंगी जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। वहां से आप सेव इमेज, डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। आई होप इतना टाइम बहुत है, आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय श्री राम।